इस वक्त सबके ज़हनों में यही सवाल है कि क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा। IMF की मुशावरे से तैयार बजट आज ऐवान में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 18,900 अरब होगा। अरबों रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। खाने पीने की अशिया, मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियाँ सब कुछ महंगा होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। FBR के लिए 12,970 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सिर्फ हमें इरफान आराई ने भी हैदराबाद से ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। इरफान, बताइएगा बजट पर आवाम की क्या राय है हैदराबाद में? जी बिल्कुल, आज बजट पेश किया जा रहा है और आवाम के लिए पेश किए जाने वाले इस बजट में हम आवाम से राय जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं। इस वक्त हम एक होटल पर मौजूद हैं। आप बताइएगा आज के बजट में आपको क्या तवक्कुआत हैं? सर क्या बताएं आपको, तो ज़्यादा सारा बजट तो पंजाब के लिए होता, हमारे सिंध के लिए तो कुछ भी नहीं होता। हम तो वैसे ही पिस रहे हैं। दिहाड़ियाँ नहीं, क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए, किस तरीके से? आटा, घी, चीनी वगैरह, ये ज़्यादा रोज़मर्रा की ये चीज़ें ये सस्ती होनी चाहिए। अब हमारी दिहाड़ी है 800 रुपये, अब 500 रुपये का आटा ही लेके जाएंगे तो बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी? बीच में सब्जी भी है, दूध भी है, सब कुछ ही आ जाता है वगैरह। अच्छा, आप बताइएगा आज के बजट में क्या तवक्कुआत हैं, क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, क्या महंगी होनी चाहिए? देखो जी, हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सूबा सरहद, पंजाब और सिंध। अब देखो, सिंध के अंदर अपने हैदराबाद हम मजदूर आदमी हैं। पंजाब के अंदर 13 रुपए की रोटी चल रही है और अपना यहाँ हैदराबाद के अंदर 25 रुपए की रोटी चल रही है। अब मजदूर आदमी है, वो दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है। अगर वो 10 रोटियाँ लेता है तो कितना फ़र्क पड़ता है? कोई नहीं। आप तवक्को आज जो बजट है उसमें आप क्या कहते हैं, चीज़ें कौन सी सस्ती हुकूमत को करनी चाहिए? बस ये ज़्यादा उसको चीनी, आटा, घी, रोटी, बस मजदूर आदमी के लिए यही सोना है। अच्छा, ये तवक्कुआत जो है लोगों की, वो आटा, घी, चीनी सस्ती होनी चाहिए। आप बताइएगा, क्या आपको बजट से तवक्कुआत हैं, क्या आप चाहते हैं? बजट से क्या तवक्कुआत होंगे? कारोबार है नहीं, मईशत तबाह हो गई है, पेट भर नहीं रहा है, गवर्नमेंट चला रहे हैं, चलाते रहो, अल्लाह हाफिज़ है आवाम का। कुछ भी नहीं है, बेकार है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और उनकी तनख्वाहें 2-2, 3-3 लाख रुपए हैं, यहाँ 2,000 रुपये रोज़ नहीं मिल रहा है। 800-900 रुपये दिहाड़ी है, एक दिन लगती है, 2 दिन छुट्टी। जी, आपने आवाम की राय सुनी। हैदराबाद के शहरी जो हैं उनकी ज़्यादातर ये तवक्कुआत हैं कि आम आदमी की जो चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका इरफान, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे इसी सारी सूरत हाल पर, इस नंबर गेम पर, बजट पर बात करने के लिए इस वक्त हमें माहिर मुआशियात डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदीम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहिएगा, हम लोग अभी देख रहे हैं जी बहुत महंगाई हो जाएगी, टैक्सेस की भरमार होने वाली है, एक आम बंदा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का होता है कि कभी हमने ये नहीं सुना कि जो नया बजट आ रहा है इसमें मरात जो है ना अशराफिया की, वो हम कम करेंगे, सरकारी अफसरान के जो बजट है उसमें कटौती होगी। अरबों रुपए की मरात ये लोग ले जाते हैं, उसको कभी कम नहीं किया जाता, वो अखराजात वहीं के वहीं रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि टैक्स इस मुल्क में कोई नहीं देता। टैक्स दे दे के लोग परेशान हो गए, बिजली के बिल पे टैक्स है, फोन के बिल पे टैक्स है। अगर इनकी पॉलिसी गलत है, इनको पॉलिसी बनानी नहीं आती, ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, तो फिर दूसरों को क्या कहते हैं? यहाँ जो अखराजात है, आप मुझे बताइए, लाहौर में एक और GOR बन रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है सरकारी अफसरों के घरों के लिए। हर बजट में देखें आप, कितने घर सरकारी होते हैं, आप देखिए कितनी गाड़ी सरकारी है। ये गाड़ियां और घर नहीं बंद होते। दूसरी चीज अय्याशी है कि 100-100, 200 बंदा एक टूर पे जा रहा है। भाई क्यों टूर पे इतने लोग जा रहे हैं? बाकी मुल्कों में तो नहीं होता। जब प्रेसिडेंट ऑफ US यहाँ आता है, जब USSR चीन आता है, उसके साथ तो 100 बंदे नहीं होते। ये 100-100 बंदे क्यों जाते हैं? उनका खर्चा कोई नहीं है। हेलीकॉप्टरों पे, जहाजों पे सैर करना, उसका कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, नए दफ्तर खुलते जाते, रोज खबर आती है कि एक नया दफ्तर खुल गया। वो दफ्तर करता क्या, किसी को नहीं पता, और मीडिया पूछता भी नहीं कि ये खर्चे कहाँ जाते हैं भाई। और फिर ये है कि जी आप देखें, ये जो MNA के बजट्स हैं या MPS के बजट्स हैं, जो डेवलपमेंट बजट में इनका हिस्सा होता है, वो फिर बढ़ गया, 400 बिलियन के करीब है। आप जो 300 बिलियन IMF के आने पे टैक्स लगा रहे हैं, आप IMF को कहें कि हम
ये 400 बिलियन खत्म कर रहे हैं। इनको MPs MNs को कोई नहीं मिलेगा PST। क्यों? हम 1000 साल से, पता नहीं हमें 20 साल तो हो गए कहते कहते ये बंद करो यार। ये क्या तमाशा है कि एक MNA MPA अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट लगाता है, अपनी मर्जी के ठेकेदार को देता है। ये तो एक क्या कहते हैं लीगल करप्शन का डर। इस किस्म के 1000 खर्चे मैं आपको बता सकता हूँ जो गलत है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, आपके पास हजारों स्टेडियम खाली पड़े, आप उन पे गेम नहीं खेलने देते पर खाली पड़े रहेंगे। आपके पास हजारों ऑडिटोरियम खाली पड़े हैं, कोई गेम उसमें नहीं कुछ करने देंगे। F9 में इतना अच्छा एक ऑडिटोरियम और वो चीजें हैं जो हमने पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमने वहाँ बहुत बड़ा 2 डे का इवेंट कराया, वो बिल्कुल खाली पड़ा। 15 साल से पैसे जाया करके रखे हुए, उसके अंदर बिजली भी नहीं है, उसके अंदर क्या कहते हैं बिल्डिंगें गंदी टूट रही हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नदीम साहब, आप ये देखिएगा कि आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है, हमारा ग्रोथ रेट उस हिसाब से कितना कम है, हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं। हमें बाकायदा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि पॉलिसी ऐसी बने जो कि साल चले। इन चीज़ों पर कोई तवज्जो नहीं है। रेनोवेशन पर, तज़ीनो आराइश पर हम इतने करोड़ों खर्च कर देते हैं सिर्फ पार्लियामेंट हाउस की। तो ये पता नहीं इनकी तरजीहात में क्या चीज़ शामिल है, तो समझ ही नहीं आती। आपने बहुत अच्छी बात की। इनकी तरजीहात में इसलिए शामिल है क्योंकि मीडिया सवाल ही सिर्फ एक ही पूछता है। मैं तंग आ गया, मैंने तो अब मीडिया से बात ही करनी बंद कर दी है। एक ही सवाल, टैक्स GDP रेशो। और समझ एंकर्स बगैर तैयारी के आ जाते हैं शो करने के लिए, उठ के आ जाते हैं अपनी, वही कभी कुछ उन्होंने काम कोई किया नहीं होता, वो एक ही सवाल पूछते। देखिए आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, ये सरकारी खर्चे क्यों नहीं कम होते? मैं तो कहता हूँ PSTP को भी बंद करो। मैं तो कहता हूँ बिजली का निज़ाम जो 30 साल से हमारा इतना नुकसान कर रहा है, जिसने हमारी हर चीज से ज्यादा नुकसान कर दी, 11 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया, 2.5 ट्रिलियन आगे खड़ा है, उस पे किसी को क्यों नहीं सजा मिलती? क्या जो लोग बिजली के निजाम पर राज कर रहे हैं, मुफ्त बिजली ले रहे हैं, मुफ्त बिजली पता नहीं कितने अफसरों को मिल रही है? कोई तमाशा है किसी मुल्क में? मैं कहता हूँ व्हाइट हाउस को मुफ्त बिजली नहीं मिलती, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को मुफ्त बिजली नहीं मिलती, या हर जज, हर ब्यूरोक्रेट, हर पता नहीं क्या क्या बंदे को मुफ्त बिजली मिल रही है। तो आप बात करेंगे तो आपको वो कहेंगे कि जी मुल्क तो डिफॉल्ट होने लगा था, हमने इसको डिफॉल्ट से बचाया है, हम तो मईशत को ट्रैक पर लेके आए हैं, इस मुल्क में तो कुआने को तैयार नहीं था, हमने यहाँ पर सरमायाकारी बुलाई है, हमारे यहाँ पर सऊदी वफूद आए, यहाँ पर चीन के वफूद आए, ये तो आ ही नहीं रहे थे, ये हालात थे यहाँ पे। देखिए जी, बात बड़ी सिंपल है, किसी ने डिफॉल्ट से नहीं बचाया, हम वहीं के वहीं बैठे हुए, ठीक है? 1 साल के बाद फिर आ जाएगा ये जो कहते हैं फंड प्रोग्राम हो गया, पिछले 75 साल से कोई फंड प्रोग्राम नहीं हो, हर जगह हमने डंडी मारी है, हर जगह हमने गलत काम किया, और ये कहते हैं कि फॉरेनर कोई आ जाए, आप देख लें FDI जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो पिछले 75 साल में वही छोटी छोटी, कभी कभी 500 मिलियन आ गया, 100 मिलियन आ गया, 200 मिलियन आ गया, यार ये कोई रकम है? ये तो हर बच्चा वॉल स्ट्रीट में जेब में दिया 1-1 अरब 2-2 अरब के लिए हम पूरा टोला लेके जाते हैं, वहाँ 5 स्टार होटल्स में स्टे करते हैं, हजारों अरब रुपया हमारे पर कर्जा है, और उस 1-1 2-2 अरब के लिए हम जनाब वहाँ जाके डेरे डाल के बैठ लेते हैं, और बाकायदा सम टाइम तो विद फैमिली ट्रिप होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। और मुझे बताइए जो सरकारी घर है, हमने इस्लामाबाद में हिसाब लगाया, इस्लामाबाद में जितने सरकारी घर है उसको अगर हम लेके और अच्छे तरीके से बेचे और बिल्डिंगें बनाने दें, वहां हमें तकरीबन $55 बिलियन का फायदा हो सकता है। पर वो $55 बिलियन आपने माशाल्लाह अफसर बैठाए हुए हैं, और जद्दी पुश्ती फिर आप मुझे बताइए कि जो इनके तमाशे हैं कि जी कुछ बनने नहीं देते शहरों में कहते हैं बिल्डिंग नहीं बन सकती। अच्छा, फिर इनको देखें कि ये लोग कहते हैं कि जी हम, आप बात करी थी कि पॉपुलेशन की, हमारे पास 122 मिलियन बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 20। मतलब आप सोचिए, सोचने वाली बात है, हमारे पास यूरोप के कई मुल्कों से कई मतलब ज्यादा बच्चे हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे जब वो बड़े होंगे? उनको नौकरी चाहिए। हमने हिसाब लगाया है यहाँ कि अगर उन बच्चों को आपने एम्प्लॉय करना है, आपको तकरीबन 8% GDP ग्रोथ चाहिए, 8%, और 1 साल नहीं 30 साल। उसके बाद हमने हिसाब लगाया कि 8% GDP ग्रोथ करने के लिए आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 28% चाहिए। तो भूल जाए तो हम सारा वक्त भीख मांगते रहते हैं, हमें ख्याल नहीं। लेकिन देखिए नदीम साहब, मसला ये है कि ये सारे नुक्ते जिन पर आप बात कर रहे हैं ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर होगा जिसकी मतलब ना उसको नो हाउ इतनी नहीं होगी कि वो इन पॉइंट्स पर सोचता ना हो।
कभी हम अपॉइंट करते हैं इजिप्ट से, कभी हम यूएस से अपॉइंट करते हैं, कभी यूके से अपॉइंट करते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स कि जनाब ये इतने इतने बड़े इदारों में काम करते हैं, इन्होंने वर्ल्ड बैंक्स में सर्व किया हुआ है, तो लिहाजा ये हमारी इकोनॉमी को संभाला देंगे और ये चीज़ों को डगर पर लाएंगे। लेकिन आज तक वैसे नहीं हो पाया, पता नहीं क्या वजह है। देखिए, जो लोग आप अपॉइंट करते हैं ना, पहली चीज तो आप बैंकरों को अपॉइंट करते हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर आया है बाहर से, हफीज शेख जो इकोनॉमिस्ट, बाकी सारे बैंकर हैं, ठीक है। बैंकर है या फिर रिश्तेदार, दो ही चीजें ना, बैंकर या रिश्तेदार। अब बैंकर को तो पैसे क्या कहते हैं, किसी के लेने देने आते हैं, उसको तो सिर्फ वो कारोबार आता है पैसों का कि जी किसी की मेहनत समाजत करके डिपॉजिट ले लो, मेहनत समाजत करके आगे कर दो। अच्छा, दूसरी ये चीज है, हमारा जो मॉडल है वो हीरो मॉडल के, एक बंदा आके जैसे हम कहते हैं खान साहब ठीक कर देगा, नवाज ठीक कर देगा, वो यार इकोनॉमी एक बंदे से नहीं चलती। आपका टीवी स्टेशन भी एक बंदे से नहीं चलता। सही बात है। आपको टीम चाहिए, आपको क्रिकेट टीम भी 11 बंदे होते हैं। हमारी इकोनॉमी हम एक बंदा लाके खुश हो जाते हैं। एक बंदा भी जो आता है यहाँ वो अपनी टीम नहीं बनाता, टीम वही रहती है सिविल सर्विस, टीम वही सिविल सर्विस रहती है। और एक और बात आप सुन लीजिए गौर से, सिविल सर्वेंट हमारे वो पता नहीं किसके मुलाजिम है। आधी जिंदगी तो वो काम करते हैं लेंडर्स के लिए, आधी जिंदगी वो FCDO विच इज ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस, USAID, उनके स्कॉलरशिप बाहर जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, फिर जब रिटायर होने लगते हैं उनके पास चले जाते हैं। तभी तो इनको ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस को या फॉरेन कंसल्टेंट्स के इतना वो साथ जुड़े हुए हैं कि अभी देखिए हमने होम ग्रोन प्रोग्राम के लिए बाहर से बंदा बुलाया, वाहिद मुल्क है अफ्रीका में भी ये नहीं होता, हमने होम ग्रोन प्रोग्राम के लिए गोरा मंगाया। मुझे बताइए आप, देखिए हम हर काम के लिए गोरा मंगाते हैं, क्रिकेट टीम को ट्रेन करने के लिए भी गोरा ही मंगाते हैं, और इस मामले को ठीक करने के लिए भी हमें गोरों की जरूरत होती है, या फिर उन लोगों की जो गोरों के साथ काम करते हैं। नहीं आओ अब आज देखते हैं जो बजट पेश होता है उसमें क्या आवाम के लिए उन्होंने रखा है, क्योंकि तनकीद तो पहले ही बहुत शुरू हो गई है। लेट्स सी कि क्या आज होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं, पर बात की है। अभी हम इस्लामाबाद चल रहे हैं, फहद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और लोग बजट पर क्या राय रख रहे हैं। जी फहद। देखिए, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। कौमी असम्बली में 4 बजे जो है वो इजलास तलब किया गया है, बजट पेश किया जाएगा। उससे कबल वफाकी काबीना का आज खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की जो तजवीज़ है उस पर गौर किया जाएगा, और हतमी फ़ैसला तनख्वाहों में इजाफे का वफाकी काबीना करेगी। और दूसरी जानिब अपोजिशन की बात की जाए तो उन्होंने भी तैयारियां आज मुकम्मल कर रखी हैं और भरपूर एहतजाज का ऐलान कर रखा है बजट की तकरीर के दौरान। और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ये पहली बजट तकरीर होगी और एक टेस्ट होगा आज वो अपोजिशन के शोर शराबे में किस तरह बजट तकरीर करते हैं। बजट के खदोखाल की बात की जाए तो 3800 अरब रुपए की तकरीबन जो टैक्स छूट है, जो सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, क्योंकि IMF की मुशावरत से ये बजट जो है ये बनाया गया है। और 18,900 अरब रुपए का मजमूई हजम है इस बजट का, जिसमें बहुत से टैक्स इकदामात तजवीज़ किए गए हैं। दरामदी अशिया तकरीबन जितनी भी हैं उन पर टैक्सों की शरह में इजाफे की तजवीज़ है, चाहे वो दरामदी गाड़ियाँ हों, पुरानी गाड़ियाँ हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, कॉस्मेटिक्स हों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, खाने पीने की चीज़ें हों, दूध, दही, बिस्किट, चॉकलेट से इम्पोर्टेड जो है उन पर भी टैक्सों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। आवाम का कहना है कि तवक्को है कि इस हुकूमत का पहला बजट जो है वो आवाम दोस्त होगा, लेकिन साथ ही IMF की शराइत जो हुकूमत पूरी करने जा रही है, मसला IMF की शराइत का ही तो है जो कि पूरी करने के लिए आवाम पर मजीद बोझ डाला जा सकता है। अच्छा जाफर, आपकी तरफ आती हूँ मैं, लाहौर में क्या रद्द अमल है बजट पर आवाम का? वफाकी हुकूमत की जानिब से जो आज बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि बजट जब पेश होना होता है उससे पहले हर शख्स, मर्द, ख़वातीन, सब की नज़र उस बजट पर होती है, क्योंकि हर किसी का जो मसला वो बजट है जब जो हुकूमत पेश करती है। क्योंकि अगर ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन को उनकी ये कोशिश होती है कि जो खाने पीने की अशिया, जो रोज़मर्रा की अशिया वो सस्ती हो। और इस तरह अगर हम मर्द हज़रात की बात करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ चाहिए होता है टैक्सेस की मद में, ख़रीदारी की मद में। अगर वो कारोबार करते हैं तो उनको चाहिए होता है कि कम से कम जो है टैक्स उन पर लगाया जाए। लेकिन जो अब तक की खबरें आ रही हैं, जो हुकूमत की जानिब से हुकूमती ज़राए ने बताया कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगाया जा सकता है। दूसरे अगर हम मुलाजमीन की बात करें तो उनका भी एक ही
फोकस मुलाजमीन ने भी यही ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि भाई अल्लाह करे कि रिलीफ टैक्सेस उस तरीके से ना लगे। बहुत शुक्रिया आपका जाफर और फहद, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं। अभी हमें इफ्तिखार अहमद शेख साहब ने ज्वाइन किया है, सदर है के CCI के। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा आपकी तवक्कुआत क्या है बजट से जो कि आज पेश किया जा रहा है? देखिए जी, पिछले 2-3 बजट में तो हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बजट जो है वो शॉर्ट टर्म हुकूमतें थी 1 साल के लिए और 6 महीने के 8 महीने के लिए। इस साल लॉन्ग टर्म आई हैं और हमारी हुकूमत से बातचीत भी हुई है, हमने मुतालबा भी किया है कि लॉन्ग टर्म मईशत की पॉलिसी दें ताकि मईशत जो है वो एक ट्रैक पर अपने चल पड़े। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 10 साल पॉलिसी आप दें ताकि 3-4 साल तक हम उसको एक ट्रैक पर लेके आ सकें। इस वक्त मईशत की हालत इतनी बुरी है, महंगाई के आलम भी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है। ये तमाम अवामिल को देखते हुए हमने उसी हिसाब से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि नए टैक्स को ना लगाया जाए। आगे महंगाई का बहुत है मसला, आप अवाम पर भी अवाम दोस्त बजट लेके आएँ और कोशिश करें कि जी जहाँ चोरी है, जहाँ लीकेज है, उस जगह को ख़त्म किया जाए। जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके जो शाही अखराजात हैं, उसको डाउनवर्ड पर लेके आएँ, उनके अखराजात को कम करें, ना कि नए टैक्स लगाए जाएँ। इसके लिए हमने गवर्नमेंट से भरपूर डिस्कशन भी की है और मुआनत भी उनको की है कि जी आप नए टैक्स पेयर ढूंढें और पुराने एग्जिस्टिंग टैक्स पर ज़्यादा टैक्स का बोझ ना डाला जाए। सही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिस्कशन ये हुई है तो आप बड़े पुरुमीद हैं कि रिलीफ अच्छा खासा इस बजट में जो है वो पेश किया जाएगा आवाम के लिए, ऐसा ही है? ऐसा देखें, ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त जो IMF का भी प्रेशर है और जो इकॉनमी का भी प्रेशर है, डेफिनेटली टैक्स की तरफ ये ज़रूर जाएंगे उनको टैक्स के आदाब भी पूरे करने हैं। लेकिन हमारा मशवरा सिर्फ गवर्नमेंट को ये था कि आप नए टैक्स लगाने के बजाय नए टैक्स पेयर को ढूंढें ताकि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कि नए एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री टैक्स पेयर्स है या तनख्वाहदार तबका जो टैक्स देता है उसको ज्यादा तो आप लोगों ने शेख साहब उनको मशवरा नहीं दिया कि टैक्स पेयर्स की तादाद फिर कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि अभी जो हम खबर पढ़ रहे हैं उसमें तो ये कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए भी मजीद मुश्किलात हैं, उनको भी सामना करना पड़ेगा। हमेशा यही होता है कि जो टैक्स पेयर होता है उसी पर ज़्यादा बोझ डाला जाता है। देखिए, लोगों को गवर्नमेंट को एक स्कीम चलानी पड़ेगी कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको प्रिविलेज क्लास में लेके आना पड़ेगा। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि टैक्स देने से कोई मुश्किलात नहीं आती, टैक्स देने से पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं। और चाहे आप जो लोग भी आमदनी कर इस मुल्क में करते हैं, इस मुल्क से जो भी कमाया जाता है, जो भी कमाता है उस पर कम से कम टैक्स देना चाहिए उसको, जो भी आमदनी वाले तबके हैं। तो हमने गवर्नमेंट को तजावीज़ दी हैं कि आप जो प्रिविलेज क्लास जो टैक्स पेयर है उनको प्रिविलेज क्लास में लेके आएँ, उनको लोगों को ये बताएं कि यहाँ आने से आपको ये मराद दी जाएंगी। आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर उसको मराद नहीं देंगे तो लोग डरेंगे। ये ब्यूरोक्रेसी का जो हथकंडे हैं जिसको कहते हैं कि ये ऑडिट कर दिया और फिर नोटिस आ गए, तो वो कहते हैं जी हम टैक्स नेट में क्यों आई हैं। मैं शेख साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम लोग बड़ा दौरे करते हैं, वफूद के साथ जाते हैं और वो कंट्रीज़ जो कि पहले ज़ाहिर है तरक्की याफ्ता नहीं थी लेकिन देखते ही देखते उन्होंने सब्सिडी भी आवाम को दी, इसके साथ साथ अपनी पॉपुलेशन को भी मैनेज कर रहे हैं, जिनमें अगर नाम मैं लूँ तो वियतनाम हमारे सामने एक एग्जांपल है, बांग्लादेश एक एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है कि जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सब कुछ मैनेज किया है। क्या वजह है कि हम लोग उस तरह की किसी पॉलिसी पर अमल नहीं करते? हमारे यहाँ जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब है वो टैक्सों के बोझ तले दबता जा रहा है, उसके लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं है। और अब भी जो बजट आ रहा है फिर महंगाई की खबरें हैं, तो क्या वजह है कि हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये सारे काम करने के लिए ना, आप अगर जिन मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं उस मुल्क में मईशत के लिए कारोबारी तबके के साथ बैठकर 10-10 साल की मईशत की पॉलिसी बनाई गई है। हुकूमत अगर बदल भी जाती है लेकिन वो पॉलिसी को चेंज नहीं किया जाता। और एक कारोबारी आदमी जब ये सोचता है कि जी मैं 8-10 साल तक जो भी हुकूमत आएगी वो हमें चेंज नहीं करेगी, हमारी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करेगी, कोई ऐसा रोज़ नहीं लाएगी, तो वो अपने सौदे भी लंबे करता है और कोशिश करता है कि मैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के साथ अपनी कारोबार को बढ़ाऊं। देखें, कारोबार बढ़ता है तभी दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी आई है, महंगाई कम होती है और टैक्सेस का निज़ाम जो है बेहतर अंदाज से चलना। आपने कारोबार बढ़ने की बात की है, देखिए स्टेबिलिटी ना हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा शेख साहब, आपने कारोबार बढ़ने की बात की है, तो इसके अंदर शेख साहब आप क्यों अब इस हवाले से नहीं सोचा जाता
कि देखिए जो इन्वेस्टर है वो तो यही सोचता है कि मैं चलते हुए कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करूं तो मेरा पैसा भी महफूज रहेगा, नए सिरे से कारोबार शुरू करेंगे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये जो हमारे जॉइंट वेंचर बनते हैं कभी सऊदीया के साथ कभी चीन के साथ, क्यों इनसे ये रिक्वेस्ट नहीं की जाती कि जो ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं उन्हीं में मजीद कैपिटलाइज करें ताकि वो जल्दी मुकम्मल हो बजाय इसके कोई नई चीज शुरू की जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने अभी की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारी इंडस्ट्री भी है, इसी तरह जो प्रोजेक्ट भी हमने अनाउंस किए हुए हैं उसका रिवाइवल करेंगे तो जाके मसले हल होंगे, तब नए प्रोजेक्ट्स हम चला सकते हैं। अगर हम उसका रिवाइवल ही नहीं करेंगे, उनको ही लेके बैठ जाएंगे और उनके ऊपर बोझ पे बोझ डालते रहेंगे और प्रोजेक्ट को शुरू नहीं, K4 का प्रोजेक्ट ले ले और बहुत सारे रेकॉर्डिंग के प्रोग्राम हैं जो हमने 10 साल से चला रहे हैं, लेकिन खैर 100 बातों की एक बात वही है शेख साहब कि जब तक हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि अगले साल चले तब तक पॉसिबल नहीं है कि चीजें ट्रैक पर आए। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार अहमद शेख साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।